करते हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। लेक्चर 1। देखो इसमें हम लोग बेसिक पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे और उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो करती है। रेगुलर ट्रेंड फॉलो करने का मतलब या तो इंक्रीज करती है या तो डिक्रीज करती है। वैसे तो कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे लिए 4 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं: रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। खैर उन सब पर हम लोग आएंगे, पहले हम लोग बेसिक पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। देखो ये पीरियोडिक टेबल हम लोग बना रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया पीरियोडिक टेबल का। इसमें देखो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हम लोग बोलते हैं पीरियड। तो ग्रुप्स को और पीरियड्स को क्लासिफाई करने के लिए कई सारे तरीके, जिसमें सबसे कॉमन है आईपीएसी कन्वेंशन। आईपीएसी में हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप्स की नंबरिंग 1 से लेकर के 18 तक करते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये जो नीचे की तरफ बनाए गए ये अलग से कोई ग्रुप्स नहीं है, ये पूरी चीज यहाँ और यहाँ पर पाई जाती है। अभी वो सब समझाएंगे। इसके अलावा ये जो पीरियड्स हैं इनकी नंबरिंग करने के लिए हम लोग इसकी नंबरिंग हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते हैं। ये जो पूरा रो है ये पीरियड नंबर 6 में आता है और ये जो पूरा रो है ये पीरियड नंबर 7 में आता है। अभी डिटेल में बताएंगे, पहले कुछ एलिमेंट्स के बारे में जान लो। इसमें एलिमेंट्स हम लोग कैसे भरते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल तो याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह से याद रखेंगे। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट, हाइड्रोजन के बगल में हीलियम, फिर यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल,
कॉपर, जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। जिंक तक देखो हमने एक के बगल में दूसरा है, हॉरिजॉन्टल करके लिखा है, तो किस एलिमेंट के बगल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है ये जिंक तक तुमको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो वर्टिकली पूरे याद होनी चाहिए, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 13 से 18 ये याद होना चाहिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 13 से 18 ये पूरा वर्टिकली याद होना चाहिए। इसके अलावा देखो यहाँ पर पाया जाता है लैंथेनम और यहाँ पर पाया जाता है एक्टिनियम। अब तुम अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो तुमको लैंथेनम के बगल में हैफनियम लिखा हुआ मिलेगा और एक्टिनियम के बगल में रदरफोर्डियम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन लैंथेनम के बगल में हैफनियम पाया नहीं जाता है। लैंथेनम और हैफनियम के बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 एलिमेंट्स होते हैं, जिसका पहला एलिमेंट सीरियम होता है और आखिरी एलिमेंट ल्यूटेटियम होता है। लेकिन भाई हमने हर एक बॉक्स में एक एक एलिमेंट रखे हैं। लैंथेनम वाले बॉक्स में टोटल 15 एलिमेंट्स होते हैं, एक लैंथेनम और यहाँ पर 14 एलिमेंट, सीरियम से ल्यूटेटियम, पहला और आखिरी याद होना जरूरी है। तो किसी एक बॉक्स में 15 एलिमेंट्स ना रखे जाएं, इसलिए इनको अलग कर लिया गया। अदरवाइज इनको अलग करने के पीछे का और कोई रीजन नहीं है। लैंथेनम के साथ साथ सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक, यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे 14 एलिमेंट्स आएंगे और लैंथेनम 15 एलिमेंट सिर्फ यहाँ पर होते हैं। तो अगर इनका आपसे ग्रुप पूछा जाए तो आप ग्रुप बताएंगे 3 आईपीएसी कन्वेंशन। इसी तरह से एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पर थोरियम होता है, यहाँ पर लॉरेंशियम होता है। थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो देखो लैंथेनम के बाद आता है सीरियम और ल्यूटेटियम के बाद आता है हैफनियम। लैंथेनम और हैफनियम के बीच में सीरियम से ल्यूटेटियम तक 14 एलिमेंट्स आते हैं। इसी तरह से एक्टिनियम के बाद आता है थोरियम और लॉरेंशियम के बाद आता है रदरफोर्डियम, यहाँ पर 14 एलिमेंट्स होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल का। इसके अलावा और भी कन्वेंशन है ग्रुप्स को अलग अलग क्लासिफाई करने के लिए, जैसे एक होता है अमेरिकन कन्वेंशन, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है कि पहले और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं ग्रुप 1A 2A, लेकिन फिर 3A थर्ड ग्रुप नहीं होता है, 13 ग्रुप होता है। 3A 4A 5A 6A 7A और ये 0 ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर आता है 1B 2B, फिर आगे आएंगे 3B 4B 5B 6B 7B और इन तीनों को मिलाकर के ग्रुप 8 बोलते हैं। तो देखो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बार बार जंप करना है। तो इसी तरह का ये जो 1A 2A 1B 2B है, इसी का एक सिंपल कन्वेंशन, सिंपल क्लासिफिकेशन है इंग्लिश या ब्रिटिश कन्वेंशन। इसमें भी ए और बी के फॉर्म में होता है, लेकिन ए और बी कंटिन्यूशन में होता है। 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A इन तीनों को मिला करके ग्रुप 8, 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B और 0 ग्रुप। फिलहाल हमारी जो जरूरत है वो आईपीएसी याद रखेंगे, आईपीएसी से हमारा काम चल जाएगा। इतना आपको बनाना पड़ेगा। चलो ये बनाओ पीरियोडिक टेबल इसी तरह से, एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। देखो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर टोटल 14 है, इस तरह से पूरा 7 है। बनाओ, इतना बनाओ, बनाइए जल्दी बनाइए।
जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे। देखो ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है अलग से इन दोनों को क्लासिफाई नहीं किया। एनसीईआरटी में बस ये ऊपर वाला लिखा हुआ 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8 1B 2B, ये आईपीएसी कन्वेंशन ये याद होना चाहिए। और ये नाम भले ना याद हो, ये याद होना चाहिए कि 1A 2A 3A 4A, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। खैर जितना जैसे लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही आप लिखेंगे। देखो 5 मिनट का और टाइम है, साफ साफ बनाएंगे पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट्स हम लोग पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड लिखेंगे। हाँ चलो देखो, अब देखो भाई टोटल एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मेटलॉइड, मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटलॉइड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्सों में बांटते हैं।
बोरॉन से हम लोग पीरियोडिक टेबल को दो हिस्सों में बांटना शुरू करते हैं। एक स्टेप आगे चलेंगे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप नीचे। अब इसके नीचे तो अभी कुछ लिखा नहीं है, तो देखो ये जो आखिरी स्टेप है इसमें ये ऊपर वाले एलिमेंट को कलर कर दो। ये जो दूसरा, ये जो सेकेंड लास्ट स्टेप है इसमें ऊपर वाले को भी कलर कर दो, नीचे वाले को भी कलर कर दो। इसके ऊपर वाला जो है उसमें भी ऊपर और नीचे दोनों को कलर कर दो, और इसमें भी ऊपर और नीचे दोनों को कलर कर लो। बोरॉन कहीं कहीं पर मेटलॉइड लिखा हुआ मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता है। चलो हम लोग इसको मेटलॉइड ट्रीट कर लेते हैं। जो एलिमेंट्स हमने रेड कलर से कलर किए हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब मेटलॉइड्स हैं। पहला पॉइंट 8 पहला पॉइंट 8 एलिमेंट्स आर मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सा है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्ट्रेटिन। 8 एलिमेंट्स आर मेटलॉइड। मेटलॉइड के राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। तो टोटल देखो कितने नॉन मेटल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक वो 17 हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट 17 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, आयोडीन, जेनॉन, रेडॉन। 17 एलिमेंट्स क्या है? नॉन मेटल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 मेटलॉइड, 17 नॉन मेटल। टोटल अभी तक पीरियोडिक टेबल में 116 एलिमेंट खोजे गए हैं। तुम अगर यहां तक भर दोगे तो 118 हो जाएंगे। अभी तक 116 खोजे गए। 116 में 8 मेटलॉइड है और 17 नॉन मेटल है। 25 निकल गया, बाकी 91 क्या है? मेटल। लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेटलॉइड और नॉन मेटल पता होगा, इनके अलावा जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेटल। ठीक है, तो अब हमको ये पता चल गया कि भाई कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है। इसके बाद अगर हम फिजिकल स्टेट पर जाएं तो कुछ सॉलिड होगा, कुछ लिक्विड होगा, कुछ गैस होगा। मेटलॉइड सारे के सारे सॉलिड होते हैं, टेंशन नहीं है। मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो लिक्विड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पाया जाता है। थर्ड पॉइंट सॉलिड को हम लोग सर्कल करने जा रहे हैं। ये जो कलर्ड एलिमेंट्स हैं मेटलॉइड वाले, इनके बगल वाले एलिमेंट्स कार्बन, फास्फोरस, सेलेनियम, आयोडीन, ये 4 नॉन मेटल ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। 4 नॉन मेटल्स आर सॉलिड। कौन से 4 हैं? कार्बन, फास्फोरस, सेलेनियम, आयोडीन। इसके अलावा आयोडीन के जस्ट ऊपर वाला ब्रोमीन, ट्रायंगल बना दें, लिक्विड होता है। 1 नॉन मेटल इज लिक्विड। कौन सा? ब्रोमीन। भाई नॉन मेटल्स टोटल कितने थे? 17। 4 नॉन मेटल सॉलिड हो गया। अच्छा, एक चीज छूट गया, सल्फर। ये भी एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि सॉलिड होता है, तो ये 4 की जगह 5 हो जाएगा। 5 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, यहां सल्फर भी हो जाएगा। एक नॉन मेटल लिक्विड है, 5 1 6 निकल गया। 17 में से
5 सॉलिड और 1 लिक्विड निकल गया, तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, बाकी बचा हुआ होता है गैस। कोई भी मेटल गैस नहीं होता है, कोई भी मेटलॉइड गैस नहीं होता है, सिर्फ नॉन मेटल ही गैस होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कितने नॉन मेटल गैस है, तुम बताओगे 11। अगर तुमसे पूछा जाए टोटल कितने एलिमेंट्स गैस होते हैं, तो भी 11, क्योंकि मेटल और मेटलॉइड कोई भी गैस नहीं होता है। 5वां पॉइंट यहाँ, और टोटल 11 एलिमेंट्स, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स ही वही हैं जो कि गैस होंगे। 11 एलिमेंट्स, ऑल नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो अब देखो हमको दो चीज पता चल गई, सॉलिड पता, हमको ये पता चल गया कौन नॉन मेटल है, हमको पता चल गया कौन मेटलॉइड है, हमको पता चल गया कौन मेटल है। नॉन मेटल में सॉलिड लिक्विड गैस पता चल गया, मेटलॉइड सारा का सारा सॉलिड होता है। मेटल में बात कर लेते हैं। मेटल्स में कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। टोटल 91 मेटल्स हैं अभी तक जो खोजे गए हैं, लगभग सारे के सारे सॉलिड होते हैं। कुछ मेटल्स जैसे सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम, और एक मेटल ऐसा है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि लिक्विड होता है, जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी, ये लिक्विड होता है। तो टोटल 4 मेटल ऐसे हैं जो कि लिक्विड होते हैं, 1 2 3 4, और एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 5 एलिमेंट्स, 4 मेटल प्लस 1 नॉन मेटल आर लिक्विड। कौन कौन सा, सीजियम, फ्रेंशियम, मरकरी, गैलियम और ब्रोमीन तो खैर है ही, ये चारों मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया। ठीक है, तो अब इससे देखो हमको क्या क्या पता चल गया, हमको मेटल पता चल गया, हमको मेटलॉइड पता चल गया, हमको नॉन मेटल पता चल गया, हमको सॉलिड पता चल गया, हमको लिक्विड पता चल गया, हमको गैस पता चल गया। इसके अलावा एक चीज और जान लो, जैसे यहाँ थोरियम है, यहां पर होता है यूरेनियम। यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं हम लोग। ये जो आखिरी में ग्रुप 18 था, इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। इनका एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इनका एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। इससे हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब रेडॉन देखो 86 है एटॉमिक नंबर। इसके बाद हम यहाँ आएंगे 87, 88, इसका हो जाएगा 89, फिर हम यहाँ तो जाते नहीं है, यहाँ जाते हैं 90, 91, 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। यूरेनियम तक के एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं, यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स नेचर में नहीं पाए जाते हैं। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स एक्सपेरिमेंट करते समय लेबोरेटरी में आप कुछ समय के लिए बना सकते हैं। तो यूरेनियम के बाद के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर नॉट फाउंड naturally, they are man-made uranic elements, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तुम लोग सुने होंगे
कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सब लोग यूरेनियम यूरेनियम की बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बिस्मथ के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप दूसरे एलिमेंट में टूटने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए बिस्मथ के बाद के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तुम छोड़ दोगे, कुछ सालों के बाद वो टूट करके दूसरा एलिमेंट बना लेंगे, अपने आप टूटते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, बिस्मथ के बाद पोलोनियम, एस्टर्टीन, रेडॉन, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, दूसरे एलिमेंट में टूटने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, मतलब जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट क्या है, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स में ही दूसरे एलिमेंट में टूट जाते हैं, इसलिए वो हमारे काम के नहीं होते हैं। यूरेनियम वो आखिरी एलिमेंट है जिसके टूटने का एक सिग्निफिकेंट टाइम होता है, इसलिए यूरेनियम भाई एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट में टूटता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ये सारी चीजें रेडियो एक्टिविटी में आप लोग पढ़ेंगे। एनर्जी रिलीज करता है, उसी एनर्जी का यूज हम लोग न्यूक्लियर पावर में करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी उसी को बोलते हैं। तो सबसे अच्छा एलिमेंट तो 118 एटॉमिक नंबर वाला होता या 116 एटॉमिक नंबर वाला, लेकिन पता चलेगा कि एलिमेंट बना और बनते ही बना, जब तक हम समझ पा रहे हैं कि एलिमेंट का क्या करना है तब तक वो टूट चुका है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर के एलिमेंट की एनर्जी का यूज आज के समय में नहीं कर पाते हैं, लेकिन यूरेनियम के टूटने का एक सिग्निफिकेंट टाइम होता है, ऐसा नहीं कि बना और टूट गया। तो हम लोग इसकी एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग हर जगह यूरेनियम का यूज करते हैं। यूरेनियम की ही डिमांड है न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। तो यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं ये आप नेचर में से नहीं पाए जाते, क्योंकि जैसे ही बनते हैं वैसे ही टूट जाते हैं। लेकिन भाई एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करते समय हो सकता है हम लोग किसी एटॉमिक नंबर 92 के बाद के एलिमेंट को लैब में बना सकें, बनाएंगे तुरंत टूट जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है ना। इतना लिखो, चलो लिखो जल्दी से इसको।
चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, अभी आज के समय में 116 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये कह सके कि इसके बाद और एलिमेंट्स नहीं खोजे जाएंगे। हो सकता है आज से 100 साल 50 साल बाद 116 के बजाय 150 एलिमेंट हो जाएं। हो सकता है कोई समय ऐसा है जिसमें 200 एलिमेंट हो जाएं, 300 एलिमेंट हो जाएं। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे उनका नाम याद रखना कठिन होता जाएगा। साथ ही साथ ऐसा भी है कि जैसा आपको बताया कि भाई एटॉमिक नंबर 92 मतलब यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांस यूरेनिक हैं, बनते ही टूट जाते हैं। तो पता चला किसी एक्सपेरिमेंट में कोई दो साइंटिस्ट, सपोज साइंटिस्ट ए और साइंटिस्ट बी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन दोनों लोगों ने एक ही समय पर एटॉमिक नंबर 121 के एलिमेंट को डिस्कवर किया, लेकिन जब तक ये लोग उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते, प्रॉपर्टी एनालाइज करते, तब तक तो ये एलिमेंट टूट चुका था दूसरे एलिमेंट में। तो अब ये दोनों लोग क्लेम करेंगे कि भाई एटॉमिक नंबर 121 का एलिमेंट मैंने खोजा, एटॉमिक नंबर 121 का एलिमेंट मैंने खोजा। तो अब किसके क्लेम को सही माना जाए? तो आईयूपीएसी ने एक नियम बना दिया, जब तक कोई साइंटिस्ट किसी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, जो भी XYZ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में नहीं बताता है, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने उसकी खोज की है। जब कोई साइंटिस्ट किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता देगा तो उस एलिमेंट का नाम उस साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया जाएगा। लेकिन जब तक प्रॉपर्टी बताई जाएगी तब तक के लिए क्या किया जाए? इसके लिए आईयूपीएसी ने नॉमेनक्लेचर का एक सिस्टम बना दिया। इसके दो फायदे हैं। एक तो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाएगा कि भाई एलिमेंट की डिस्कवरी किसने की, जब तक प्रॉपर्टी सारी ना आप बता दें। और दूसरी बात कि एलिमेंट्स का नाम याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का नाम याद रखने के लिए नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, वही सेम काम हम लोग यहां भी कर देंगे। तो आईयूपीएसी ने क्या बताया? आईयूपीएसी ने बोला कि जिस किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में जहां भी 0 आ रहा होगा उसके लिए हम लोग नाम यूज करेंगे निल और सिंबल बनाएंगे एन, पहला अल्फाबेट। 1 के लिए अन और सिंबल यू, 2 के लिए बाई, सिंबल बी, 3 के लिए ट्राई, सिंबल टी, 4 के लिए टेट्रा नहीं होगा क्योंकि पहला अल्फाबेट सिंबल बनाना है। अगर ट्राई का टी है तो टेट्रा का भी टी आ जाएगा, अब टी में दिक्कत होगी, तो क्वाड, क्यू। 5 के लिए पेंट, पी। 6 के लिए हेक्स, एच। 7 के लिए सेप्ट, एस। 8 के लिए ऑक्ट, ओ। और 9 के लिए ENN, एन। 9 के लिए नॉन नहीं लिखेंगे, नॉन लिखोगे तो पहला अल्फाबेट एन आ जाएगा, निल के साथ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट का नाम लिखते समय एंड में IUM लिखेंगे। जैसे मान लो हमारा एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 104, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 4 के लिए क्वाड और एंड में IUM, अन निल क्वाडियम। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UNQ। मान लो 115 है, अन पेंटियम, UUP। मान लो 120 है, अन बाई निलियम, UBN। एकदम सिंपल है। तो किसी भी एलिमेंट आप देखो 1100 का भी लिख सकते हो, 1100 एटॉमिक नंबर का मान लो एलिमेंट आ गया, अन निल निलियम, UUNN। सिंबल हो गया, एकदम सिंपल है। सिंबल से हम नाम भी लिख सकते हैं। मान लो किसी एलिमेंट का सिंबल ऐसा है, मान लो UNH, अन मतलब 1, निल 0, H हेक्स 6, 106 की बात की जा रही है, अन निल हेक्सियम। ठीक है ना? तो लिख लो, हेडिंग डाल लो,
हेडिंग डाल लो, IUPAC nomenclature of elements having atomic number Z greater than or equal to 100, 100 या उससे ऊपर के लिए ही है। तुम कहोगे कि क्यों ऐसा है भाई, मत करो, तुम 1 के लिए हाइड्रोजन नाम जानते हो, तुम उसका एक और नाम याद करो। भाई जिसके बारे में हम जानते हैं उसका क्यों दूसरा नाम याद करेंगे, जिसके बारे में हम नहीं जानते उसी का नाम याद रखेंगे। तो ये जो रूल्स बनाए गए ये 100 या उससे ऊपर के एलिमेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है ना। इसको लिख लो, ये पूरा लिख लो। चलो भाई लिख लिया।
देखो आज बेसिक पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया है, जिसमें पीरियोडिक टेबल में क्या क्या नॉन मेटल, मेटलॉइड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या होगा, किस तरह से चीजों को क्लासिफाई करेंगे, ये बेसिक पीरियोडिक टेबल हुआ। कल थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू कर देंगे। ठीक है, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे और उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बेसिक पीरियोडिक टेबल हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।